नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान भूगोल की क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने राजस्थान भूगोल शुरू किया था, राजस्थान ज्योग्राफी, और इसी के अंतर्गत हमने एक एक टॉपिक पढ़ने शुरू किए थे। और आज हम जिस विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है मृदा। क्या है? मृदा, सॉइल। हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वो है सॉइल। इससे पहले हमने परिचय के साथ साथ भौतिक विशेषताओं के बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था जलवायु। अब हम दो फिजिकल के टॉपिक और, जैसे मृदा, और इसके बाद एक टॉपिक और होगा वनस्पति, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद एक आखिरी टॉपिक फिजिकल डिवीजन में जो बचता है वो है अपवा तंत्र, वो उसके बाद पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृदा पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉइल, मृदा। इस पूरे विषय को हम जिन भागों में बांटेंगे वो ये है कि सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। पहले बात सॉइल क्या होती है, मृदा क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनका जो सामान्य वर्गीकरण है वो देखेंगे। उसके अलावा दो प्रकार के वर्गीकरण और हैं। एक आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो यूएसडीए के द्वारा है, और एक कृषि विभाग है उसके द्वारा जो वर्गीकरण है, वो दोनों वर्गीकरण की क्या करेंगे अपन देखेंगे। और उसके बाद एक टॉपिक आता है मृदा में समस्या पाई जाने वाली समस्याएं, उनका समाधान, और अगर हम मृदा संरक्षण करते हैं तो हमें किन किन उपायों का पालन करना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं परिचय से। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। तो सबसे पहले एक चीज कि मृदा क्या है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कि मृदा क्या है। मृदा क्या है? मान लीजिए कोई खनिज है, वनस्पति है ना, खनिज है, वनस्पति है, कोई जीवाश्म है, इन सभी के छोटे छोटे कण जो अपनी एक अलग विशेषता रखते हैं उनको हम कहते हैं मृदा। उनको क्या कहते हैं? मृदा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। मृदा या मिट्टी, सॉइल किसको बोलते हैं? ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ, है ना। जितने भी पदार्थ हो रहे हैं उनका मिश्रण जो चट्टानों के अपक्ष, अगर कोई चट्टान है, उस चट्टान का अगर अपक्ष हुआ है, वो उसकी जलवायु, किसी भी जगह की वहां की जलवायु वनस्पति और जीवाणुओं के मध्य अंतर क्रिया से बनती है। कोई चट्टान है या कोई अन्य चीज है, वहां की जलवायु, वहां पे होने वाला अपक्ष है, वहां पे पाए जाने वाले जीवाश्म, सभी के मध्य होने वाली अंतर क्रिया से मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है कि जो मृदा है उसका जो जनन हो रहा है, यानी मृदा जो बन रही है, उसको जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन से हैं? यानी मृदा जनन को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे सबसे पहला कारक है उच्चावच। उच्चावच यानी क्या हुआ? किसी भी भौतिक भूभाग का जो उच्चावच यानी उस स्थान की जो स्थलाकृति है ना, उस स्थलाकृति की जो विशेषताएं हैं उनके अकॉर्डिंग जो मिट्टी होती है उसका निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वो ऊंचा है, जमीन से ऊंचा है, तो उस पहाड़ी क्षेत्र पे पाई जाने वाली मिट्टी होगी पहाड़ी मिट्टी, है ना। वहीं मैदान है, या मान लीजिए कोई समुद्र के आसपास का इलाका है, तो वहां की मिट्टी अलग प्रकार की होगी, है ना। कोई मरुस्थल है, डेजर्ट है, तो डेजर्ट में पाई जाने वाली मिट्टी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो जितने भी उच्चावच होते हैं, उन उच्चावचों के कारण अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। दूसरा जीवाश्म, दूसरे महत्वपूर्ण कारक है जीवाश्म या वनस्पति। जो वनस्पति होती है, जो वनस्पति जड़ रही है, जैसे कोई पेड़ है, अगर वो जड़ रहा है ना, मान लो पेड़ जड़ गया, मतलब मान लो पेड़ की पत्तियां जो है वो जड़ी, पेड़ की पत्तियां जड़ी, वो पत्तियां जब जमीन के हिस्से में, जब जमीन के ऊपर गिरी वो पत्तियां, मान लीजिए, उन पे जब जीवाश्म कार्य करते हैं, उन पे जो बैक्टीरिया है, वहां पे जो बैक्टीरिया हैं जो उस जमीन पे हैं, वो बैक्टीरिया जब इन वनस्पति से संपर्क करते हैं तो उनके बीच में अंतर क्रिया होती है। उस अंतर क्रिया के द्वारा मृदा का जो निर्माण होता है वो प्रभावित होता है। उसके अलावा
उसके अलावा इन सभी में जो लगने वाली जो प्रोसेस है, इनके अलावा जो ये प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को पूरा होने के लिए जो टाइम लगता है, जो उस प्रोसेस को पूरा होने के लिए समय लगता है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है ना। उसके अलावा वहाँ की जो जलवायु है, उस स्थान की जो जलवायु है, किसी भी स्थान की जलवायु है, वो मृदा जनन में एक महत्वपूर्ण कारक है। अब आप स्लाइड्स पे देख लेते हैं, है ना। मिट्टी के निर्माण या मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले जनकशैल या जो चट्टान है वो कैसी है, उसके अलावा उच्चावच से फर्क पड़ रहा है, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति, उसके अलावा जैविक क्रियाएं और उस प्रक्रिया में लगने वाला समय। तो ये सभी कारक मिलकर जो मिट्टी है या जो मृदा है उसके निर्माण में सहयोगी भूमिकाएं निभाते हैं और इन सभी का अलग अलग प्रभाव होता है। ठीक है, एक शब्द दिया गया है पेडोलॉजी, शब्द है पेडोलॉजी। जो मृदा या जो मिट्टी है उससे संबंधित जो अध्ययन होता है उसको पेडोलॉजी नाम दिया जाता है। तो कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रहे। ठीक है, अब चलते हैं आगे के टॉपिक पे। अब हम करेंगे जो मृदा है उसका राजस्थान में वर्गीकरण क्या है, उसका राजस्थान में वर्गीकरण क्या है। या पहले एक टॉपिक देखते हैं, जो मिट्टी का वर्गीकरण होता है वो किन आधारों पर होता है, मिट्टी के वर्गीकरण के आधार क्या क्या है। अगर हम किसी चीज को रंग के आधार पर देखें तो लाल मिट्टी होती है ना, कहीं पीली मिट्टी होती है, उसका कलर पीला जैसा होता है। काली मिट्टी होती है, अगर उसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है तो काली मिट्टी होती है, उसका रंग काला होता है। भूरी मिट्टी होती है जिसका कलर भूरा होता है। या उसकी प्रकृति, उसके आसपास की जलवायु, उसके आधार पर, जैसे दोमट मिट्टी होती है, लवणीय मिट्टी होती है जहाँ पे नमक बन रहा हो वो वाला एरिया, रेतीली मिट्टी जहाँ पे मरुस्थल वाला इलाका हो, और क्षारीय मिट्टी। तो ये सभी मिट्टियों के प्रकार होते हैं, मृदा के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब है हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक जो है वो राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण, सोइल क्लासिफिकेशन ऑफ इन राजस्थान, सोइल क्लासिफिकेशन इन राजस्थान। राजस्थान में मिट्टियों का जो वर्गीकरण है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम मिट्टियां देखेंगे, कौन कौन सी मिट्टियां हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और ये मिट्टियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण। तो जो मिट्टियों का रंग है, उनका जो गठन हो रहा है, जो मिट्टियां बन रही हैं और उनके उपजाऊपन के आधार पर, वो उपजाऊ कितनी है, अगर ज़्यादा उपजाऊ है तो अच्छी फसल होती है, कम उपजाऊ है तो कम फसल होती है, ये मिट्टी की विशेषता होती है। उनके आधार पर राजस्थान में कुल मुख्य 7 मिट्टियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान में कुल कितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 7। ये सामान्य वर्गीकरण है ना, ये सामान्य वर्गीकरण है जिसके बारे में पढ़ते हैं। पहली मिट्टी है मरुस्थली मिट्टी, पहली कौन सी है? मरुस्थली मिट्टी। उसके बाद लाल पीली मिट्टी, तीसरी है लाल लोमी मिट्टी, चौथी है मिश्रित लाल और काली मिट्टी, लाल और उसमें काली मिट्टी मिक्स होती है, पांचवी है जो काली मिट्टी, छठी जलोढ़ मिट्टी और सातवीं भूरी रेतीली मिट्टी। तो जो राजस्थान है, राजस्थान में इन 7 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। एक एक करके हम देखेंगे इनको। ठीक है, सबसे पहली मिट्टी है मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थल यानी होता है डेजर्ट। क्या होता है? डेजर्ट। राजस्थान में डेजर्ट कहाँ है? पश्चिम में। पश्चिम में क्या है? डेजर्ट। और मुख्यतः उत्तर पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाएगी? डेजर्ट सोइल या मरुस्थलीय मिट्टी। ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। वहाँ की जलवायु कैसी होती है? शुष्क। हमने जलवायु वाले टॉपिक में पढ़ा था कि मिट्टी कैसी होती है? शुष्क। ठीक है, जलवायु कैसी होती है? शुष्क। उसके अलावा इसका प्रमुख निर्माण जब मरुस्थल है, मरुस्थल में जलवायु है शुष्क, और उस शुष्क जलवायु के चलते तापमान में अंतर होता है, तापमान में अधिकता होती है। और जब तापांतर अधिक होता है, क्या होता है? इसको लिखेंगे हम तापांतर, लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? तापांतर। तापांतर क्या होता है? अधिक होता है। जब तापांतर अधिक होता है तो मिट्टी के निर्माण में भी प्रभाव पड़ता है, और उसी को बोलते हैं भौतिक अपक्षय। उसका एक रूप क्या है? भौतिक अपक्षय और अधिक तापांतर। इन दोनों रीजंस के कारण मरुस्थलीय मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके अलावा ये जो मिट्टी होती है ये कम उपजाऊ होती है और लवणीय होती है। इनकी जो विशेषता है वो क्या है कि ये कम उपजाऊ है, इनमें जल धारण करने की क्षमताएं कम है। जब जल धारण करने की क्षमताएं कम होंगी तो वो फसल अच्छी नहीं दे पाएगी, है ना, फिर फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन इन मिट्टियों में जो जल अवशोषण की क्षमता होती है वो अधिक होती है। जल अवशोषण क्या होती है? मिट्टी अपने अंदर पानी को धारण नहीं कर सकती,
मिट्टी पानी के अंदर अपने को धारण नहीं कर सकती, लेकिन मिट्टी से जो पानी है वो रिस्क के जमीन के और अंदर चला जाता है। तो इसको कहते हैं जल धारण क्षमता, मिट्टी के अंदर पानी होना। और जल अवशोषण मतलब ये जो मिट्टी है इसका जो जल है वो ज्यादा अवशोषित होता है। इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी है वो पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। स्थानांतरित मतलब क्या हुआ, जो पवन है, जो पवनें चल रही हैं वो उस मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा के ले जाती है। और ये जो मिट्टी पाई जाती है ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन मुख्यतः 3 जिलों में, उसके अलावा जालोर का थोड़ा सा हिस्सा, जोधपुर, नागौर, चूरू और झुंझुनू में भी मरुस्थलीय मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। मुख्यतः कौन सा इलाका हुआ, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा हुआ, ये कौन सी हुई, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उसके अलावा कुछ जिले और हैं, ठीक है। ये हुई मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद इस मरुस्थलीय मिट्टी के भी कई प्रकार पाए जाते हैं। इस मरुस्थलीय मिट्टी के भी कई प्रकार पाए जाते हैं। बलुई रेतीली, लाल रेतीली, अगर उसका कलर लाल है तो लाल रेतीली, अगर पीला और भूरा है तो पीली भूरी रेतीली, अगर ज्यादा खारी और लवणी है तो खारी और लवणी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर याद रह जाए तो, जैसे बलुई मिट्टी है, बलुई रेतीली है, ये जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में पाई जाएगी। लाल कलर उसका थोड़ा ज्यादा पाया जा रहा है तो वो नागौर, पाली, जोधपुर में। अगर पीला भूला कलर है तो वो नागौर और पाली में। अगर वो ज्यादा लवणीय है तो जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर के क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ अपनी खत्म होती है मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली का मतलब क्या हुआ, किसके आधार पर, ये कलर के आधार पर, लाल और पीली। इसका मतलब उस मिट्टी का रंग जो है वो लाल और पीले जैसा होना चाहिए, लाल और पीले के बीच में। ये किस वजह से होता है, ये किस वजह से होता है, जब मिट्टी में लोह अंश की मात्रा ज्यादा होती है। जब क्या होता है, जो लोह अंश है अगर उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो मिट्टी का जो कलर है वो लाल और पीला होता है। मिट्टी का कलर कैसा होता है, लाल और पीला। और इनका निर्माण होता है जो चट्टानें हैं, कौन सी, ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस। इनकी चट्टानों के विखंडन से लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है और लोह अंश की मात्रा इस प्रकार की चट्टानों में अधिक पाई जाती है। लेकिन जहां एक चीज की अधिकता है लोह अंश की, वहीं नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ जो है उनकी क्या है, कमी भी पाई जाती है। कम उपजाऊ होती है, मूंगफली, कपास और दालों के लिए उपयुक्त होती है। अगर मूंगफली की फसल करनी है, दालों की फसल करनी है या कपास की अगर खेती करनी है तो उसके लिए ये मिट्टी अच्छी मानी जाती है। सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा का जो पश्चिमी हिस्सा है, इन जिलों में ये मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। कौन कौन से जिले हो गए, मोटा मोटा आइडिया रखना है, सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली। अब हम पश्चिमी क्षेत्र के पूर्व में आ चुके हैं, जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके धीरे धीरे नीचे की साइड, पीछे की साइड आ रहे हैं। सिरोही, राजस्थान, पाली, अजमेर और उदयपुर, भीलवाड़ा में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद जो तीसरी मिट्टी है वो है लाल लोमी। इसके बाद जो तीसरी मिट्टी है वो लाल लोमी, इसको बोलते हैं रेड लोमी सॉइल। रेड लोमी सॉइल, ये जो रेड लोमी सॉइल है इसको लेटराइट नाम भी बोलते हैं। कैसा नाम, क्या बोलते हैं इसको, लेटराइट। लेटराइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में जो लोह अंश है उसकी अधिकता होती है, इससे इसका रंग होता है लाल, इससे उसका रंग होता है लाल। और इसमें जैसे अधिकता है, पीछे जो थी वो थी लाल पीली, ये है लाल लोमी। दोनों में जो लाल कलर है वो लोहे अंश से आ रहा है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फोस्फोरस, चूना और ह्यूमस की इसमें होती है कमी। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, चूना और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। अगर मक्का उगाना है, अगर गन्ना उगाना है और या चावल उगाना है तो ये मिट्टी उनके लिए परफेक्ट मानी जाती है। इन किसमें, मक्के, चावल और गन्ने में ये मिट्टी अच्छी मानी जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, उदयपुर का जो मध्य वाला हिस्सा है या दक्षिणी राजसमंद का हिस्सा है, उसमें ये मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ये हो गई लाल लोमी मिट्टी। उसके बाद हमारी चौथी मिट्टी आती है लाल और काली मिट्टी। लाल और काली मिट्टी। अब लाल कलर निश्चित तौर पर लोह अंश है ना, और अगर इसमें काला आ रहा है ना, काला उसमें अंश आ रहा है तो वो आता है पोटाश से। तो लोह अंश और पोटाश की अधिकता के कारण, ये देखिए लोह अंश और पोटाश की अधिकता के कारण इसको मिश्रित लाल और काली मिट्टी कहा जाता है। जबकि इसमें जैविक पदार्थ, फोस्फोरस, नाइट्रोजन और चूने की क्या होती है, कमी होती है। ये मिट्टी सामान्यतः चिकनी होती है। इसकी क्या विशेषता है कि मिट्टी चिकनी होती है। इसके अलावा
कपास, गन्ना, मक्का, चावल और अफीम, अगर आपको कपास, गन्ना, मक्का, चावल, अफीम की खेती करनी है तो ये मिट्टी बेस्ट है। जिले इसके हो गए जो नीचे वाले दक्षिणी जिले हैं, बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर नीचे आते हैं, दक्षिणी जिले में आते हैं, डूंगरपुर वहां आते हैं बांसवाड़ा के पास, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये जो जिले हैं उनमें ये मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। उसके बाद आती है काली मिट्टी, जो पूर्णतः काली होती है। जो काली मिट्टी होती है उसका जो उद्गार होता है जब लावा निकलता है। क्या निकलता है? लावा। लावा क्या होता है? ज्वालामुखी सुना होगा आपने। जब ज्वालामुखी के अंदर से जो भी उसके गर्म पदार्थ हैं वो निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? लावा। और यही लावा जब ठंडा होता है, यही लावा जब ठंडा होता है तो वो काली मिट्टी में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? काली मिट्टी में बदल जाता है। अब लावा के दरारी उद्गार से, कौन सा? दक्कन टैप। दक्कन टैप है भारत में, वहां से जो लावा निकला है उसके उद्गार से इस काली मिट्टी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जब मैंने कहा जब निकलेगा, जब है ना गर्म कुछ निकल रहा है, तब इसकी मुख्य विशेषता होती है कि इसके ये होती है चिकनी। एक तो क्या होती है? चिकनी। और जब चिकनी है तब इसकी जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। जल धारण क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। लोहा, कैल्शियम और पोटास इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है और नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, इसको रेगुलर मिट्टी भी बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप को, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः अपने आप को जुताई कर लेती है। ठीक है, अगर गन्ना उगाना है, अगर चावल उगाना है, गन्ना उगाना है, चावल उगाना है या मसाला उगाना है तो ये मिट्टी अच्छी है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो हाड़ौती क्षेत्र है, जो हाड़ौती पठार का क्षेत्र है, उसमें मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। इसके अलावा इसके बाद आती है जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ। इसमें चूना, पोटाश और लोहांश की क्या अधिक मात्रा पाई जाती है? किस किस की? चूना, लोहांश और पोटाश की इसमें अधिकता पाई जाती है। इसका रंग हल्का लाल भूरा टाइप किस्म का होता है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जा रही है। ठीक है, अगर गेहूं, सरसों, कपास, जौ, बाजरा, तंबाकू, अगर ये फसलें करनी है तो ये मिट्टी अच्छी रहती है। उसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ है ना, उसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों के जिलों में ये मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद एक मिट्टी आती है, वो है भूरी रेतीली। इसके बाद जो मिट्टी आती है वो है भूरी रेतीली। ये पाई जाती है जो अरावली है, राजस्थान में जो अरावली है, अरावली के जो वेस्ट वाला इलाका है, जो पश्चिम का क्षेत्र है, वहाँ पे जो अर्ध शुष्क जिले हैं जिनमें जालोर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और बाड़मेर का कुछ हिस्सा है, वहाँ पे ये भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता, इसमें जो नमी ठहर सकती है उसकी क्षमता कम है। ह्यूमस की कमी पाई जाती है। फॉस्फेट इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रेट की इसमें भी उपस्थित रहती है। कौन कौन सी फसलें होती है इसमें? पश्चिमी राजस्थान कौन कौन सी फसलें होती है? बाजरा जैसे हो गया है ना, मूंग हो गया, इसबगोल हो गया, या सरसों और जौ हो गया, उसके लिए ये प्रमुख है। बनास के जल ग्रहण क्षेत्र, इसी एरिया में बनास नदी बहती है, बनास के जल ग्रहण क्षेत्र में ये मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी खत्म होता है राजस्थान का जो सामान्य वर्गीकरण है मृदा का, जो सामान्य वर्गीकरण है मृदा का, वो खत्म होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं और अगली क्लास में हम इसके आगे के जो वर्गीकरण है, जो अलग द्वारा दिए गए, वो पूरा टॉपिक अगली क्लास में हम देखेंगे।